सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका 10th बोर्ड का एग्जाम में आप मैथ्स को लेके कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप क्लास 9th में हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है जो आप जस्ट अभी 10th में जाने वाले हो, क्योंकि अब मार्च आ गया है, आपका 10th का पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि आप 10th में मैथ्स को कैसे फोड़ के आओगे। अगर आप क्लास 9th में हो और आपका मार्क्स 50 मार्क्स आता है या उससे भी कम आता है तो आप क्लास 10th में 100 नंबर कैसे ला सकते हो। जी हाँ, 100 नंबर, 95, 97, 98 नहीं, 100 नंबर आप कैसे ला सकते हो, वो हम बात यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या गलतियां हैं जो आप करते हो या फिर क्या आपको परेशानी होता है पढ़ते समय, वो सब भी हम आप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में आपको 100 में 100 स्कोर करना है। तो बात क्या, मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा होगा ही नहीं कि आप 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग करते भी हैं स्कोर, कई लोग हैं जिनका मार्क्स नहीं आता है, कई लोग ऐसे भी जिनका मार्क्स आता है, बट आता तो है ना। वो कैसे स्कोर कर रहे हैं? वो तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पढ़ ले रहे हैं आपके अलावा, जो आप पढ़ रहे हो वही वो भी पढ़ रहे हैं। तो उनका कैसे आ जा रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलतियां हैं, वो सब भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में 100 लाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए। सिर्फ हार्डवर्क नहीं आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका मैथ्स में 100 में 100 आ जाएगा। आपको उन क्वेश्चंस को ही करना है ना ज्यादा स्मार्ट तरीके से, कि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीखना है, साथ ही उसका रिवीजन प्रॉपर करना है, फिर आपको क्वेश्चन करना है। तो सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि आप अभी मैथ्स स्टार्ट होगा, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, फिर कुछ दिन बाद सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट आप पीछे वाला भूलते जाओगे। और ये बात सही है, आप इंसान हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई कंप्यूटर हो आपके दिमाग में डेटा स्टोर रहेगा। आप इंसान हो, भूलने का आदत सभी को होता है। ठीक है, बीमारी नहीं कहूंगा, भूलने का बीमारी नहीं होता है, भूलने का आदत होता है, सभी को होता है, कौन भूलता नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको उसमें स्ट्रेटेजी चाहिए? तो यही होगा ना कि आप अगर भूलोगे तो आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कैसे क्लियर होगा जो पीछे का टॉपिक है। आप आगे पढ़ोगे तो पीछे वाला भी रिवाइज करते चलना है आपको। ठीक है, उसके बाद डेली प्रैक्टिस। हाँ, आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी है कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे इंप्रूवमेंट होगा। कोई ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट के लिए कुछ और काम करना पड़ता है, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली रिवीजन करना होगा, बस वही तो। डेली कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। डाउट आपको आएगा जब आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो ही डाउट आएगा। ठीक है, उसके बाद है 100 इज नॉट लक, इट इज अ प्लानिंग। 100 जो नंबर आता है वो लक से नहीं आएगा, वो प्लानिंग से आएगा। प्लानिंग वही जो अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली। आप अपना जो सिलेबस है, 10th में जो सिलेबस है, पहले स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि उनका सिलेबस क्या है, क्या उनका सिलेबस पूछ रहा है, तो क्या आपके मैथ्स एग्जाम में आने वाला है, वही आपको पहले पता नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करो, अपने सिलेबस को प्रिंट करके रख लो अपने सामने, अपने टेबल के सामने आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट का भी होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आप सिलेबस अपने साथ रखो। ठीक है, दूसरा है चैप्टर वाइज वेटेज देखो कि कुछ चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है, तभी ना आप फिगर आउट कर पाओगे कि हाँ हाई वेटेज का कौन सा चैप्टर है। देखो, चैप्टर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हाई वेटेज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, लो वेटेज को कम दोगे, सभी चैप्टर आपका है, लेकिन हाई वेटेज वालों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो ना। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको वेटेज देखना है। अभी हम भी स्लाइड में आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या वेटेज रहता है। हाई स्कोरिंग चैप्टर को आइडेंटिफाई करो, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है उस पर आप बस ये जान लो कि उस पर तो आपको ज्यादा मेहनत करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद है केस स्टडी एंड कंपिटेंसी क्वेश्चन समझो। जो केस स्टडी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपको समझ के चलना है कि वो कैसे आते हैं, किस बेसिस पे दिए जाते हैं क्लास 10th में। ठीक है, केस स्टडी होता है मैथ्स में, कुछ चैप्टर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, या कभी कभी प्रोबेबिलिटी वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, तो वो भी आपको देखना है। और पहले एग्जाम को समझो, फिर प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है, आप अभी क्लास 9th में हो, 10th में जाने वाले हो, आपको 2027 में एग्जाम देना है 10th का, तो आपको पहले एग्जाम को समझना होगा ना, तभी आप प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे ना, तभी आप एकदम दिमाग में लेके चलोगे ना कि कहाँ हमको पहुंचना है, कैसे हमको सिलेबस खत्म करना है, तभी तो मार्क्स आएगा अच्छा। ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप साल भर बैठे रहोगे, लास्ट में सोचेंगे एक महीना में पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको पूरे साल मेहनत करनी होगी, तभी ना आपसे ऐसा होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि लास्ट में 10 दिन मेहनत कर लिया उसके आ गए 100 में 100, नहीं आएगा भाई, कैसे आ जाएगा। आप जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, पूरे साल आपको मेहनत करना होगा। ठीक है,
उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो क्या है, मैथ्स जो है आपको पता है रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। हर फॉर्मूला का लॉजिक समझो। जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है 10th में, आपके टीचर्स बता रहे हैं, उनसे अगर वो लॉजिक नहीं बताते तो आप उनसे पूछो कि सर कैसे वो फॉर्मूला आया, क्यों आया, कैसे आया। ये सब भी आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इलॉजिकल सवाल वहां नहीं करना है कि सर ये क्यों ऐसे, मतलब वैसा नहीं। टीचर आपको समझा रहे हैं उसका लॉजिक तो अच्छे से समझो, ठीक है। कई स्टूडेंट होते हैं कि नहीं हम उसमें कुछ और सोचते हैं, वैसा नहीं सोचना है। लॉजिक को अच्छे से समझना है जैसे टीचर्स को बताया जा रहा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपके टीचर्स के पास है ना, तो इसलिए लॉजिक को समझना है। थ्योरम को समझकर याद करो। जो थ्योरम है आपका, थ्योरम को भी अच्छे से समझो, उसको पढ़ो, उसमें कैसे प्रूफ उसका है, कैसे है, उसको भी याद करो। थ्योरम समझो, थ्योरम में क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन कौन सा थ्योरम से रिलेटेड आपका पहले का थ्योरम यूज हो रहा है, वो सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है डाउट तुरंत क्लियर करो। बच्चों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो तुरंत डाउट को क्लियर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी टीचर्स पढ़ाएंगे, हम घर जाके डाउट को क्लियर कर लेंगे, या बाद में खुद पढ़ने बैठेंगे तो अब डाउट क्लियर होगा। नहीं भाई, आपको तुरंत ही क्लियर करना पड़ेगा। आप तुरंत डाउट को क्लियर करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ना तुरंत। नहीं तो यही बात हो जाएगा ना कि आप डाउट को अभी नहीं क्लियर करोगे, आप सोचोगे कि मैं 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बन जाऊंगा क्लास में। लेकिन अगर आप डाउट को क्लियर नहीं करते हो तो आप साल भर बेवकूफ़ बन के रहोगे। तो क्या बढ़िया है ज़्यादा, साल भर बेवकूफ़ बन के रहना या 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनना? 2 मिनट के लिए। तो इसलिए डाउट को तुरंत क्लियर करो। बात समझ में आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा पेपर उतना ही इजी आपको लगेगा, ठीक है। पेपर क्यों लोग बोलते हैं कि टफ है, हार्ड है? देखो टफ हार्ड कुछ नहीं होता, वो होता है आपके माइंड से रिलेटेड कि आप कितना पढ़े हो तो आपको इजी लगेगा, आप कम पढ़े हो आपको हार्ड लगेगा। और अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है परेशानी। कुछ बच्चों के लिए कोई चैप्टर हार्ड रहता है, किसी बच्चों के लिए कोई चैप्टर हार्ड रहता है, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखोगे आपको पेपर उतना ही ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एनसीईआरटी बुक। आपको पता है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी जो बुक है आजकल, एनसीईआरटी ही आपके लिए एक तरह से सबसे बेहतरीन बुक है, या फिर एनसीईआरटी ही आपके लिए मेन रामबाण है कोई भी चीज का। मतलब ये एक तरह से इसके जितने आप क्वेश्चन करोगे उतने ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी को जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम सॉल्व करो। तो एनसीईआरटी को सिर्फ 3 बार क्यों, 5 बार आप सॉल्व करो। जब तक आपको नहीं समझ आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट आप करते रहो सॉल्व। तो एनसीईआरटी ही मेन बेस्ट बुक आपके लिए होगा। उसके अलावा जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल होती है, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, वो भी आप सॉल्व करो। लेकिन पहले एनसीईआरटी तो आपको कंपलसरी है करना। उसके एक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर वगैरह सब कुछ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी में अगर आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो तो उसका आपको रीजन भी पता रहना चाहिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, किस कारण से हो रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में कॉन्सेप्ट फोकस करके करो, सेकंड राउंड में स्पीड को इंप्रूव करो, थर्ड राउंड में टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ठीक है। और एग्जाम्पल्स स्किप मत करो, एग्जाम्पल भी स्किप नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट राउंड में कॉन्सेप्ट फोकस। तो देखो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उस कॉन्सेप्ट को आपको फोकस करना होगा ना, कि क्या कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन में लग रहा है, उसका आप फोकस करोगे। सेकंड राउंड में आप स्पीड चेक करोगे कि पहले मुझे कितना टाइम लग रहा था, बाद में कितना टाइम लग रहा है, स्पीड भी जरूरी है। और थर्ड राउंड में टाइम बाउंड प्रैक्टिस। देखो स्पीड इंप्रूव करने का क्या मतलब हुआ, स्पीड इंप्रूव करने का मतलब आप कोई क्वेश्चन को अगर कुछ टाइम दे रहे हो, जैसे शुरुआत में क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग रहा है, तो बाद में आपको 7 मिनट या 6 मिनट ही लगना चाहिए, तभी आपका स्पीड इंप्रूव होगा। और फिर आप क्या करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। आप टाइम बांध लो कि इस क्वेश्चन को मुझे इस मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे सॉल्व कर लो रफली, वैसा नहीं, पूरे अच्छे से प्रेजेंटेशन के बाद, आगे स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान दो, सॉल्यूशन लिखना और सॉल्यूशन को समझना, वो दोनों काम आपका एक साथ होना चाहिए। आप दिमाग में सॉल्यूशन को समझोगे, क्या लिखना है वो समझोगे, लेकिन जब उसको आप अपने नोटबुक में लिखोगे, अपने पेपर में लिखोगे, तो वो भी अच्छे से होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से दिमाग में चलना चाहिए, साथ ही जो आप प्रेजेंटेशन होगा वो भी अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। तो 50% पेपर एनसीईआरटी पैटर्न से ही आता है, बात एकदम सही है। 50 क्या उससे ज्यादा भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे ही आता है। ऐसा नहीं है क्योंकि नया चीज देते हैं एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस उसमें करना ही है हमेशा, ठीक है। अब देखो पीवाईक्यू सॉल्व करो, लास्ट 10 इयर्स के आप पीवाईक्यू सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिपीटेड कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न समझो, ठीक है। वही सब बातें हैं जो मैंने बोला। क्या बोला कि 10 साल के पहले जो जो पीवाईक्यूज वगैरह आ चुके हैं वो सब भी देख के चलो कि क्या किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
एक ही क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन सबको भी आइडेंटिफाई कर लो कि पैटर्न कैसा रिपीट हो रहा है, बार बार हर बार एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है, वो सब चीजें। रिपीटेड कॉन्सेप्ट को भी आइडेंटिफाई, वही बात हो गया। और क्या है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो और पैटर्न समझ जाओ कि कैसा पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। पीवाईक्यूज एग्जाम प्रेडिक्शन टूल। एग्जाम में क्या आ सकता है, देखो पहली बात, एग्जाम में क्या आ सकता है इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। पेपर आप जो बनाने वाला है, सीबीएसई बनाने वाला है या कोई और बोर्ड से बनाने वाला है, तो उसका पेपर बस उन्हीं को पता है जो पेपर बनाने वाला है। कोई टीचर वगैरह इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आप कम से कम पीवाईक्यू से ये अनुमान लगा सकते हो ना कि पेपर किस पैटर्न पे आ रहा है, किस बेस पे आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर आ रहा है। ठीक है, बस उसका पता लगाया जा सकता है। तो पीवाईक्यू वगैरह ये सब चीज बहुत आपके लिए मस्ट है करना। ठीक है। और पीवाईक्यू से आप अपने आप को भी तो जज करोगे कि हाँ मेरा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। ठीक है। अब है मिस्टेक नोटबुक बनाओ। देखो क्वेश्चन आप करते हो, आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिस्टेक का नोटबुक अपने से बनाना है। आप अपना नोट्स का तो नोटबुक बनाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी नोटबुक बनाते हो, बट मिस्टेक्स को आप कहां आइडेंटिफाई करके लिखते हो। मिस्टेक्स के लिए भी आपको एक नोटबुक बनाना है जिसमें क्या करना है, जो भी गलती आपसे हो रही है उसको लिखो। कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है इसको आप आइडेंटिफाई करो। देखो दो चीज में मिस्टेक हो सकता है, या तो कॉन्सेप्ट आप गलत लगा रहे हो या कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। देखो बच्चे कॉन्सेप्ट तो सही लगाते हैं बट कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए वो सब चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और करेक्ट जो उसका मेथड है वो भी लिखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट कहा किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आप गलती की हो, तो उसके बाद उसका करेक्ट मेथड भी बगल में लिखो कि कौन सा उसका करेक्ट मेथड है। ठीक है, ताकि वो दोबारा गलती आपसे ना हो। और लास्ट है वीकली रिवीजन करो। वीकली आप उन सबको देख भी सकते हो, साथ ही रिवीजन तो आपको वीकली करना ही है। और देखो क्या यहां बात लिखा हुआ है, टॉपर अपनी गलतियों से इंप्रूव करता है। टॉपर ऐसा नहीं होता कि वो गलतियां नहीं करेगा। टॉपर जो होता है वो पहले कभी ना कभी गलतियां किया रहेगा, बट उन गलतियों से वो सीखा होगा, इंप्रूव किया होगा, तभी वो टॉपर कहलाया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टॉपर ऐसे ही बन गया होगा। ठीक है, तो इस बात को एकदम याद रखना कि टॉपर जो होता है अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और इंप्रूव करता है, ना कि अपनी गलतियों को लेके बैठ जाता है। ठीक है, अपनी गलतियों को लेके बैठता भी नहीं है, क्या करता है, इंप्रूव करता है। बात समझ में आया। तो कोई भी परेशानी होता है तो उसको लेके बैठना नहीं होता, क्या करना होता है, इंप्रूव करना होता है, उसका समाधान ढूंढना होता है। ठीक है। उसके बाद है स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करो। देखो स्पीड और एक्यूरेसी आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। और अभी बताया ना कि गलती आपका दो तरह से हो सकता है, या तो कॉन्सेप्ट मिस्टेक या तो कैलकुलेशन मिस्टेक। और इससे पहले जो हमने कहा था कि टाइम वाइज जो भी आपको करना है, जैसे स्पीड इंप्रूव करना है तो आपको स्पीड भी बढ़ाना है, साथ ही एक्यूरेसी भी बढ़ाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप स्पीड के चक्कर में गलत कैलकुलेशन कर देते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, तो इसलिए आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, डेली आप मिनिमम 20-30 क्वेश्चन करो। मिनिमम का मतलब हो गया आप 50 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 20-30 बोला तो 20-30 ही, 50 करो। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। किस क्वेश्चन में आपको अभी 10 मिनट लग रहा है तो अगली बार 6 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव की नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो और कम टाइम लगना चाहिए, बट मेनली लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगर 5 से 10 मिनट लगता है तो आप उसको धीरे धीरे कम करने का कोशिश करो। ठीक है, रफ वर्क ऑर्गेनाइज रखो। बच्चों का सबसे बड़ा गलती यही होता है कि रफ वर्क उनका ऐसा होता है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो वहां एकदम खिचड़ी वगैरह नहीं बना देना है, आपको रफ वर्क प्रॉपरली करना है। जैसे होता है ना कि सीबीएसई में आप क्या करो, जैसे एक पेज होता है तो इसका 3/4 हिस्सा आपका सॉल्यूशन लिखने में जाता है, 1/4 में आप क्या रफ वर्क के लिए रखते हो। तो रफ वर्क एकदम ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, एकदम ऑर्गेनाइज। कैलकुलेशन एकदम क्लीन दिखना चाहिए, आपको खुद ही पता चल रहना चाहिए कि मैंने क्या कैलकुलेशन पहले किया, क्या कैलकुलेशन बाद में किया। तो इस बात का एकदम ध्यान दो, रफ वर्क बहुत अच्छे से करना है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। ठीक है, बात समझे। उसके बाद जितना फास्ट और एक्यूरेट आप होगे उतना ही उससे ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फास्ट यानी कि स्पीड आपका रहना चाहिए, एक्यूरेट यानी कि करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड के चक्कर में गलत आंसर दे दो। तो दोनों आपका बढ़ेगा तो फुल मार्क्स आपके पक्के हैं, कहीं नहीं छूटने वाला फुल मार्क्स। बात समझ में आया। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन मैटर, जो मैं पहले भी बोल रहा था, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप जब भी सॉल्यूशन लिखते हो आपको एकदम अच्छे से सॉल्यूशन लिखना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में आपका सबसे पहले गिवन डेटा है तो पहले गिवन डेटा लिखो, फिर क्या फाइंड करना है उसको मेंशन करो, टू फाइंड या टू कैलकुलेट। उसके बाद आप सॉल्यूशन शुरू करो। बात समझ में आया। सॉल्यूशन यानी कि स्टेप शुरू करो जो आपके सॉल्यूशन के होंगे।
गिवन डेटा वगैरह सब सॉल्यूशन के अंदर ही आएगा। बात समझे? तो क्या है, स्टेप क्लियर रखो, फाइनल आंसर बॉक्स में करो। लास्ट में जैसे x इज इक्वल टू 5 आया तो इसको बॉक्स में डाल दो और उसके नीचे लिख दो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इतना 5, या फिर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एज इज इतना, जो भी आपसे पूछा गया वो आप लास्ट में लिखो। साथ ही अगर कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको यूनिट रिलेटेड चीज मिल रहा है तो वहां यूनिट भी मेंशन करो, खासकर वो साइंस वगैरह में होता है। ठीक है, और देखो ग्राफ को पेंसिल से बनाओ। जैसे ग्राफ पेपर का प्रैक्टिस भी आप शुरू से ही करो। जैसे कुछ चैप्टर में आपको ग्राफ मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको क्लास में जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा वगैरह, तो उस समय ग्राफ का यूज अगर होता है तो आप तुरंत सॉल्व करो ना, बाद में क्यों सॉल्व करना है। 9th में आपने ये गलती किया होगा। ठीक है, थ्योरम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखो। थ्योरम में सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ता है। थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद उसका अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या हम स्टेप लेके चलते हैं, गिवन में हम बताते हैं कि लेट ए बी सी बी आर ट्रायंगल, ऐसे बताते हैं। फिर क्या प्रूफ करना है वो बताते हैं। फिर हम कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना शुरू करते हैं तो वहां कंस्ट्रक्शन मेंशन करते हैं। लास्ट में हेंस प्रूफ लिखते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है। तो वो सब चीज को भी एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप रफ कैलकुलेशन करके आ जाओ वहां पे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, कोई शॉर्टकट यहां नहीं चलेगा, एक एक लाइन अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, और देखो क्या लिखा हो, प्रेजेंटेशन से 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा तो आपका जो कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी आपका जांच कर रहा है, वो क्या पता आपका पूरा सॉल्यूशन फिर देखे भी ना। मान लो कहीं आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया लास्ट में, बट फिर भी वो 5 नंबर में से आपको 3-4 नंबर दे देगा, बस आपके प्रेजेंटेशन को देख के। अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया है, स्टेप आपके बढ़िया है तो ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना है, आपको बहुत अच्छे से लिख के चलना है। ठीक है, एकदम बेकार तरीके से नहीं कि क्वेश्चन देख, कॉपी आपका देख के ही परेशान हो जाए कि क्या इसने लिख के आया है, वो पहले ही नंबर आपका माइनस लेके चले, वैसा नहीं करना है। ठीक है, एकदम अच्छा से उसको, जो कॉपी जांच कर रहा है वो भी तो खुश होना चाहिए देख के कि हाँ बहुत अच्छा बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, उसके बाद है डेली स्टडी रूटीन। देखो मैथ्स के लिए डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। पहली बात, डेली 2-3 आवर, मतलब डेली आप 2-3 घंटा मैथ्स पढ़ो। इसका मतलब क्या होगा, डेली 2-3 घंटा आपको मैथ्स में देना ही है। आपके पास, आप 10th में जाओगे, आपको स्कूल भी जाना है, कुछ लोग कोचिंग भी जाते हैं, बट उसके अलावा ये सेल्फ स्टडी का बात है, ये आपको खुद से पढ़ना है। ये ना स्कूल या कोचिंग का बात नहीं हो रहा है आपका, ये आपको खुद से पढ़ना है, ना लेक्चर देखने का बात हो रहा है, ये आपको खुद से पढ़ना है। सबसे पहले 30 मिनट क्या करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, जो आपको पढ़ाया गया स्कूल में या कोचिंग में उसको आप रिवाइज करो। फिर 1 ही आर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद 30 मिनट पीवाईक्यू कर लो, उससे अगर कुछ पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे वो करो। और लास्ट का जो 30 मिनट बचता है, क्या आपने गलतियां की उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करो। बात समझ में आया? डेली का आपका यही रूटीन होना चाहिए। साथ ही संडे आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट का मतलब जो आपका पेपर पूछा गया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब पीवाईक्यू उठा के ही आप सॉल्व कर लो। संडे को आप अपने आप को देखो, संडे को आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, आपको जितने दिमाग में आ रहा है उससे सॉल्व करना है। बात समझ में आया? ये सब काम करो। और लास्ट में एक चीज लिखा है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, वो आपके लिए किसी मोटिवेशन से एकदम बढ़ के होगा। देखो मोटिवेशन कभी कभी आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लो आप मोटिवेशन के चक्कर में रहोगे कि हाँ 1 महीना में हम बोर्ड्स को कैसे फोड़ें, 1 महीना में हम 100 में 100 नंबर कैसे लाए। मोटिवेशन तो आपको उसका रहेगा, बट क्या वैसा होता है? नहीं होता है। जो 12 महीने कंसिस्टेंट रहा है वो आपसे फिर भी अच्छा करेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, उसमें पता चल गया 1 महीना में कैसे बोर्ड्स एग्जाम निकाल लें, तो नहीं होगा कभी। जो 12 महीना से मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंट मेहनत है, वो वही आपसे अच्छा करेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन से आपका नेगेटिव ये होता है ना कि हमको ये लगना लगता है ना कि हाँ 1 महीना है तो 1 महीना बहुत है, 1 महीना नहीं, वैसा होता नहीं है। तो वो बेवकूफ थोड़ी है जो साल भर मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा आप कंसिस्टेंसी पे फोकस रखो। मोटिवेशन नहीं आपको कोई मिलने वाला, और मोटिवेशन जो आता है वो आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ हमको करना है, करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको बताते चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। बात समझे? अब देखो ये तो आपका जो भी बातें थी। अब सर सिलेबस आप बता दो, सिलेबस क्या है? तो देखो सिलेबस में अगर आप देखोगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th के मैथ्स में ये सिलेबस आपका है। क्या सिलेबस है? सबसे पहले रियल नंबर, जिसका वेटेज 5 to 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा। अलजेब्रा में यह टोटल आ गया। अब आप बोलोगे सर अलजेब्रा तो कोई चैप्टर नहीं होता। जैसे आपने पॉलिनोमियल चैप्टर देखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी वगैरह अलजेब्रा में आ गया, जिसका फुल वेटेज रहता है लगभग 20 मार्क्स के अनुसार। और ये सब चैप्टर काफी इजी होते हैं, अगर आप देखो तो शुरुआत के ये 4-5 चैप्टर काफी आपको इजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब का वेटेज अगर आप मिला के देखो तो 26-27 नंबर हो गया इन दोनों को अगर हम मिला दे तो ये सब तो आपको एकदम हो जाना चाहिए। इसका रेगुलर रिवीजन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो उस समय बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में आप धीरे धीरे इनको भूलने लगते हो, अचानक से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप नहीं बता पाते हो। तो इसलिए इनका रिवीजन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए और काफी इजी चैप्टर हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड चीजें बात होती है, ये भी इजी चैप्टर है। देखो चैप्टर तो इजी सब है, बट आप इन सबको इजिली कर सकते हो जल्दी टाइम में, ठीक है। ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स एंड सर्कल, आपने 9th में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल, बट यहाँ पे बस आपको 2 चीज मिल रहा है, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। तो देखो 9th वाला तो आपको मालूम ही होना चाहिए, बट 9th के कंपैरिजन में अगर इसको देखोगे तो 10th का ज्योमेट्री बहुत ईजी है। 9th का यहाँ है तो 10th का बहुत नीचे है उससे, ठीक है, बहुत ईजी है, इजिली आपसे हो जाएगा। अब 9th में आप सर्कल में ही 10-12 थ्योरम पढ़ते हो, बट यहाँ पे आपको 2 ही 3 थ्योरम मिलेगा, मतलब 2 ही 3 कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका 9th के कंपैरिजन में ज्योमेट्री बहुत ईजी है। यहाँ पे एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को नाम सुन के लगता है कौन सा चैप्टर आ गया, नया चैप्टर आ गया, बट बहुत ईजी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन सब पूरा का भी वेटेज 12 नंबर का होता है, ठीक है। ज्योमेट्री का भी वेटेज 14-15 मार्क्स का होता है। ये है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कुछ नया नहीं है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें वही है, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सबका फॉर्मूलाज वगैरह मालूम होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उस पर आप ध्यान दे दोगे तो इजिली चैप्टर निकल जाएगा। और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 नंबर का ये भी है। स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन, मोड, मीडियन वगैरह का क्वेश्चन रहता है, साथ ही प्रोबेबिलिटी में आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कम बेसी रहते हैं, जैसे 5-6 नंबर के स्टैटिस्टिक हो गए, 4-5 नंबर के प्रोबेबिलिटी हो गए, दोनों बराबर भी हो सकता है वेटेज, ठीक है। तो ये सब आपका चैप्टर का वेटेज है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, देखिए जैसे अलजेब्रा में इसका वेटेज 20 से अधिक है, और बोला भी कि ये सब चैप्टर इजिली हो जाते हैं सॉल्व। तो ये सब चैप्टर पे ध्यान दो। ये सब वैसे देना तो ध्यान हर चैप्टर में है, बट इन सब चैप्टर का ऐसा प्रैक्टिस करो ना कि कभी भूलो ही ना उनको, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब चैप्टर में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये सब आपका सिलेबस है। उसके बाद फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है, देखो आपने क्या सीखा, इतना मैं तब से बोल रहा हूं, आपने क्या सीखा। पहली बात, मैथ्स स्किल है, डेली प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स जो है स्किल है, बात तो सही है, ठीक है। मैथ्स स्किल है, आपको मैथ्स सीखना आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स पढ़ना नहीं, सीखना आना चाहिए, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। तो मैथ्स सीखना आना चाहिए और डेली प्रैक्टिस चाहिए, कंपलसरी है डेली प्रैक्टिस मैथ्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आने वाला। और लास्ट मंथ प्रिपरेशन मत करो। देखो क्या यहाँ है, लास्ट मंथ में आपको मेनली मॉक टेस्ट देखना है, आप अपने आप को टेस्ट पेपर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ में आप कुछ और चीज कर रहे हो, नया चैप्टर शुरू कर दिए। आपको साल भर ही मेहनत करके चलना है। बात समझ में आया? उसके बाद है डिसिप्लिन फॉलो करो। हाँ, वही जो हम बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है बिलीव इन योरसेल्फ। बात सही है, जैसे हमने कहा था ना पहले, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। तो आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपको अंदर से ही ये बात होना चाहिए ना कि मैं पढ़ूंगा, साल भर पढ़ूंगा, तभी मैथ्स को मैं अच्छा करूंगा, तभी मैथ्स में मैं 100 में 100 नंबर लाऊंगा। ना 1 नंबर कम, ज्यादा तो होगा नहीं, 1 नंबर कम भी नहीं आएगा, 100 में 100 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे तो 100 नंबर पक्का आएगा। ये माइंडसेट में भी आप कराना, आपके माइंड में भी रहना चाहिए कि 100 नंबर पक्का तभी आएगा। बात समझ में आया? और एक चीज और अगर एक्स्ट्रा में बात करूं, डाउट को लेके, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, डाउट में थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं कि हम डाउट नहीं पूछते हैं, मुझे डाउट नहीं आता है। तो देखो डाउट आपको कब नहीं आता है, डाउट आपको तब नहीं आता है जब आप पढ़ाई नहीं करते हो। बात समझ में आया? जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको डाउट आएगा, जब आप नहीं पढ़ोगे आपको डाउट पक्का नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो डाउट ना आने का 2 ही मतलब है, या तो आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे हो, या फिर आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा, आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर ले रहे हो, तभी डाउट आपको नहीं आएगा। लेकिन वैसा बहुत कम होता है बच्चों के साथ। मेनली क्या होता है, डाउट उनको आता है बट वो पूछते नहीं है, ठीक है, या फिर वो पढ़ते ही नहीं है, तो डाउट कहां से आएगा। तो इसलिए आप पढ़ोगे तभी तो डाउट आएगा, तभी आप टीचर से तुरंत पूछो कि हाँ सर क्या है। आज जैसे आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, आप टीचर से फिर पूछो कि सर मुझे इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ गया। तो आप डाउट आएगा, पूछोगे, उसको क्लियर करोगे, तभी ना आप आगे पढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको डाउट को तुरंत क्लियर करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, पढ़ोगे तभी डाउट आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं डाउट आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो बस
इतने ही थे। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो मैथ्स में, सब बातें मैंने बता दी, ठीक है। तो बस बच्चों, थैंक यू सो मच। आप बस क्या करो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को दिखाओ ये वीडियो कि कैसे करना है। एक दिन एक महीने का मेहनत नहीं होता, साल भर का मेहनत होता है, तभी कोई बच्चा 100 में 100 नंबर ला पाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दो और मेहनत करते रहो, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़ो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये मत सोचो कि होली बात शुरू करूंगा ये करूंगा, आप शुरू कर दो अगर आपके 9th के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच और लगे रहो।